श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण अस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। इसकी प्रस्तुति नित्य हुआ करती है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में हम समर्थ हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस उस जन्म तिथि का विवरण तथा नाम आदि अंक ज्योतिष में जो प्रयोग हुए हैं वह भी गूगल से लिए गए। चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं, यानी यह 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंधित है, जो जिसके और इसी भाग का पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप है। दूसरा भाग जिसे ताराबलम कहते हैं, यह जन नक्षत्र से संबंधित है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में स्थायी रूप से विराजमान है और जिस नक्षत्र में आज भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज का फल कैसा होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आज के बारे में आज व्यक्ति जान सकता है। साथ ही साथ यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह इससे हम यह भी जान सकते हैं कि जातक का जीवन में ग्रहों का असर कैसा होगा, दशा महादशा कैसी होगी, कौन व्यक्ति जीवन में इस जातक से मिलेगा वह लाभकारी होगा, नुकसानदायक होगा, आदि आदि। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग नक्षत्र से हटकर राशि में, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली में स्थायी रूप से और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वह राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह तीसरा भाग, इसे चंद्र बलम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघर या ज्योतिष से संबंधित है, जो कि मुहूर्त के बारे में चर्चा करता है, काफी उपयोगी है। दिन के कौन सी अवधि विशेष कार्यों के लिए कौन सा अवधि उपयोगी होगा, सामान्य दिन से लेकर दिनचर्या से लेकर या विशेष कार्यों के लिए काफी उपयोगी। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग वीडियो भी डाल रखा है। तो चलिए चौथा विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे और पांचवा और अंतिम भाग जो है प्रस्तुति का, वह अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहे। हम जन्म देते के साथ अंकों के अंक में बैठते हैं, अंकों के गोद में बैठते हैं और अंक हमारे साथ निरंतर चलता है। सांसें चलती है, अंक भी चलते हैं। अंक हमारे लिए जिस तरह से हमारे जीवन में वातावरण प्रभावित करता है, उसी तरह अंक भी प्रभावित करता है। आप किसी व्यक्ति का ये में देखेंगे कि कुछ खास अंक उसको बहुत ही प्रभावित या कुप्रभावित कर। तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। संक्षेप में हम अंक ज्योतिष के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में चलने के पूर्व पंचांग जो हम जानते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त दिखाता है, उससे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त
देखते हैं, किंतु पंचांग की सीमा उतनी ही नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। पंचांग महत्वपूर्ण है और इसलिए जब भी हम साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, और जब भी वे इसका अनुसरण करेंगे तो उनके इस पुण्य के कार्य में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग और पुण्य के भागी बने। चलिए आपको अब ले चलते हैं प्रस्तुति में। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 7 सितंबर 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल और कृष्ण दोनों। माह का भी आज परिवर्तन होगा। देर रात्रि 11:38 के पश्चात जब माह और पक्ष दोनों बदलेंगे, प्रतिपदा तिथि आएगी। शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलायुक्त कलयुग का 5,109 वर्ष। सूर्योदय 5:32 पर, सूर्यास्त 6:02 पर। सनराइज एट 5:32 AM, सनसेट एट 6:02 PM। आज का दिशा शोध पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक, वार रविवार, तिथि देर रात्रि 11:38 तक पूर्णिमा जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:41 तक सतभिषा, उसके बाद पूर्वा भद्रा। योग प्रातः 9:23 तक सुकर्मा, उसके बाद करण अपराह्न के 12:43 तक विष्टि भद्रा। तत्पश्चात देर रात्रि 11:38 तक बौ, उसके बाद पालो। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसका फल क्या है। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। जब तक शुक्ल पक्ष है तब तक वे शमशान में है, और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा समाप्ति के बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के आरंभ के पश्चात भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि सुखकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 11:22 से 12:12 दिन तक, प्रांत तक। अमृत काल अपराह्न 2:51 से 4:22 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:52 से 2:42 तक। गोधूली मिला संध्या 6:02 से 7:11 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:10 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:29 से 6:02 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 2:55 से 4:29 तक अपराह्न तक। यमगन दिन के 11:47 से 1:21 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 5:45 से 7:16 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त 2 भागों में है, पर पहला भाग प्रातः 5:45 से 7:16 तक,
पुनः कल भोर में 3:39 से 5:08 तक। भद्रा प्रातः 5:32 से 12:43 तक अपराह्न तक। तो ये है हमारे पंचांग के पांचों अंक, सॉरी, महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब आपको ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर ले चलते हैं, जो कि प्रातः 5 बजे स्थानीय समय पटना के अनुसार। अंश के अनुसार यदि देखें तो ग्रहों की स्थिति में मंगल देव कमजोर हैं, क्योंकि वह 13 तारीख को अपने कन्या राशि से तुला राशि में भ्रमण करने वाले। शेष ग्रह मजबूत स्थिति में है। चंद्रदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं। सूर्य देव अपनी ही राशि में है और केतु देव भी वहीं पर, साथ साथ बुध देव। सूर्य देव का केतु देव के साथ मिलना और चंद्र देव का राहु देव के साथ मिलना कुछ न कुछ अपयश का काम कराता है। गलत निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य खास करके सरकार से जो भी उच्चाधिकारी हैं वे कुछ गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य वे हैं और वहां बुध भी बैठे हुए हैं साथ में, जो कि निंदा के अनुसार किसी की निंदा पर के किसी की निंदा के आधार पर कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी फिलहाल सूर्य राजा होता है और शनि देव सूर्य देव राजा हुआ करते हैं, सरकार हुआ करता है, उच्च अधिकारी जो भी होते हैं वे सूर्य देव होते हैं और जो उनके अधीन काम करते हैं वो शनि देव। शनि देव वक्री है, स्वाभाविक है कुछ गलत निर्णय होंगे और सूर्य से गलत होगा शनि के संबंध में होगा, जो आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है खुद जो निर्णय लेने वाले अधिकारी। तो चलिए, मार्गी में सभी ग्रह हैं, केवल शनिदेव वक्री हैं। और ग्रहों की स्थिति को यदि देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 5 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। और ये स्व राशि में जो ग्रह हैं वे मंगल, वे सूर्य देवी। इस प्रकार यदि हम कहें, सूर्य की राशि में 3 ग्रह है, बुध की राशि में 2 ग्रह है, शनि की राशि में भी 2 ग्रह। और किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और जो अपने नक्षत्र में जो ग्रह हैं उनके नाम है मंगल देव अपने ही नक्षत्र में, बृहस्पति देव भी अपने नक्षत्र में और शनि देव अपने नक्षत्र में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि देव के नक्षत्र में, सॉरी, शुक्र देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं। इस प्रकार यदि कहें कि सूर्य देव की राशि में 3 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं और मंगल की राशि और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशि में 1 ग्रह। नक्षत्र में यदि हम देखें तो शुक्र देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो ये रहा हमारे पास पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको हम दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो
नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष सूची प्रस्तुत है। ताराबलम के समक्ष जो कॉलम है जिसमें नक्षत्र के सारे नाम लिखे गए हैं, वह दर्शाता है कि चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। वहीं ताराबलम के नीचे जो कॉलम रोज है, उसमें भी नक्षत्र का नाम है। यह नक्षत्र दिखाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थायी रूप से बैठे, और दोनों को मिलकर हम फल निकालते हैं। यदि आज का तारा जन्म में पड़ता है, विपत में पड़ता है, प्रत्यय में पड़ता है, नैधन्य में पड़ता है, तो शुभकारी नहीं है। वही संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र में यदि आज का तारा पड़ता है, शुभकारी। यह ताराबलम मूल रूप से नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति पर यह आधारित है। और इसमें नौ तारा चक्र पद्धति में हम से हम जातक के बारे में जानते हैं। ताराबलम से हम जातक के बारे में केवल आज के बारे में जानते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति से हम जातक के बारे में पूरे भविष्य के बारे में जानते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन से ग्रह शुभकारी हैं, और किस ग्रह का की महादशा जातक के लिए शुभकारी होगी, अशुभ कौन सी दशा महादशा उसके लिए कुछ चुनौती लेकर आएगा। और वैसी परिस्थिति में हम प्रयास करते हैं कि जो बुरे समय है उसको उसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, ताकि चुनौती हम आराम से झेल सकें। साथ ही साथ शुभ ग्रहों के महादशा में हम शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते, यह हमारे लिए फायदा है। जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, किंतु वे अच्छा फल नहीं दे सकते, क्योंकि नौ तारा चक्र पद्धति से वो वे ग्रह हमारे लिए जन्म, विपत, प्रत्यय या नैथनी की श्रेणी में आते हैं। जो भी ग्रह इस श्रेणी में आएंगे वे उनका के लिए बहुत ही नुकसानदायक। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में जीवन पर्यंत हमसे कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग से हम मिलते हैं। कौन से लोग हमारे लिए सुखदायक होंगे, कौन से व्यक्ति हमारे लिए चुनौती लेकर आएंगे, बाधक होंगे, विपत्ति लेकर आएंगे, उनका भी पहचान हम नौ तारा चक्र पद्धति से कर सकते हैं। इसलिए इसकी पद्धति के अनुसार, क्योंकि काफी उपयोगी है, अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है, फल की सटीकता होती है, इसलिए इसको हमने यूट्यूब पे पर पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी है, और उसे फलित करने का कोशिश जरूर देखें आप। संक्षेप में यह बता दें कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्री ग्रह के फल देते हैं, ग्रह के अपने फल नहीं होते। तो होते हैं कुल 27 नक्षत्र, ग्रह होते हैं 9। फिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, इसके लिए सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में बांट दिया जाता है। पहली श्रेणी में 1 से 9, दूसरी श्रेणी में 10वां से 18वां, और तीसरी श्रेणी में 19वां से 27वां। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, यानी पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ते हैं। हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है उसे हम केतु देव से जोड़ते, यानी पहले श्रेणी में से पहला नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में से 10वां नक्षत्र, और तीसरे में से 19वां। इसका स्वामित्व केतु देव को जाता है।
दूसरा 11वां 20वां का स्वामित्व शुक्र देव हो गया, तीसरा 12वां और 21वां का सूर्य देव हो गया, और इस तरह चलते हुए हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और इस प्रकार यह सूची आपके समक्ष उपस्थित है, यही सूची बनती। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, फलित कैसे करें। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में बैठे हुए, हम उसे पकड़ते हैं और उसे तब देखते हैं कि कौन से ग्रह इसके नक्षत्र के शासक ग्रह हैं, और वहीं से गणना आरंभ होती है, वहीं से हमारी अध्ययन आरंभ होती है, वहीं से हमारा जो आकलन है, जो एनालिसिस है, वहीं से शुरू होती है, विवेचना वहीं से शुरू। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हस्तादयस रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, जो चंद्रमा से संबंध है, तो चंद्रमा इसके पहला ग्रह बनेंगे, दूसरा ग्रह मंगल, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा बुध, सातवां केतु, आठवां शुक्र और नौवां सूर्य। और इस प्रकार हमारे ग्रह कौन से शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे, यह आपकी सूची आपके समक्ष। पहला जन्म नक्षत्र होता है, जो पहला ग्रह होता है, जन्म ग्रह होता है, शुभ नहीं होता। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ होते हैं। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये शुभ होते हैं। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मंगल शुभ होंगे, संपत्ति लाएंगे, राहु समस्या करेंगे, बृहस्पति शुभ है, शनि समस्या देंगे, बुध ये लाभकारी है, केतु देव समस्या दे सकते हैं, और शुक्र और सूर्य शुभकारी। इस प्रकार हम नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़कर फलित करते। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं आज के पंचांग में, और पंचांग के अनुसार देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उसके फल क्या है। तो आज चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है, 9:41 रात से, और तत्पश्चात वे पूर्वा भाद्रपद में जाते हैं। यदि हम भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्व तारा नक्षत्र के जातक के लिए देखें, तो पहला भाग प्रत्ययी होता है, दूसरा भाग साधक होता है। वहीं पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति मित्र, दूसरा जन्म का होता है। तो जब भी जन्म का हो, विपद का हो, प्रत्ययी का हो, नैधन्य का हो, तो ऐसे समय में दिन में सावधानी रखनी चाहिए, कोई भी शुभ काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्यों में भी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि आज का दिन अच्छे संकेत नहीं दे रहे। कुछ लोग उपाय पूछते हैं, तो आपको बता दें उपाय इसमें नहीं है। जोखिम लेना ठीक नहीं है। कुछ ग्रंथों में हमने यह देखा है कि ये उपाय है, और वह उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत है, किंतु इसकी उपयोगिता कहीं प्रमाणित नहीं है। इसलिए सावधान रहें, इस जोखिम न लें। जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी की दान, ये किताबों के अनुसार है, वास्तव में इसकी प्रमाणिकता अब तक स्पष्ट नहीं हुई। जन्म में पड़ता है आज का तारा तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ता है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में पड़ता है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में पड़ता है तो मुहूर्त को त्यागें, मजबूरी हुई से कहीं स्वर्ण का दान करें। तो ये रहे आज के हमारे तारा बलों की प्रस्तुति।
यह काफी उपयोगी है और इसका उपयोग जरूर करें और अशुभता से बचें। उसी तरह नवतारा चक्र पद्धति से भी आप अशुभता से बचें, क्योंकि जब आप नवतारा चक्र पद्धति से जब हमने देखा कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से खराब है, तो दशा महादशा का फल हम निकाल सकते हैं, उस अवधि को निकाल सकते हैं जो हमारे लिए चुनौती भरा समय है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हमें समस्या दे सकते हैं, इसका सही पहचान और उपाय आप हम उसी नवतारा चक्र पद्धति से देख सकते हैं। जब भी हम कोई भी अशुभ ग्रह जो भी है उनके जो तारे हुए उनके जो नक्षत्र हुए उनमें जन्मे जातक हमारे पास जब भी आएंगे तो हमारे लिए समस्या कारक, ये गांठ बांध कर रखें और तब नवतारा चक्र पद्धति का उपयोग करें, आपके लिए शुभकारी हो। अब आपको लेकर हम चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में आज है उसके अनुसार। तो आज राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, कुंभ राशि में वर्तमान है और कुंभ राशि में होने के कारण चंद्रमा जो फल दे रहे हैं मेष राशि, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं, शेष ग्रहों के लिए शुभता के संकेत नहीं। तो ये रहे हमारे, इसे चंद्र बलम कहते हैं। यह रहा आपका, हम राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा। यहाँ एक बात बता देना चाहते हैं कि आप यह जो फलित देखें, जो आपके पास सारणी उपलब्ध है वह चंद्रमा के अनुसार देखें, चंद्र राशि के अनुसार देखें, या चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए जन्म कुंडली में उसके अनुसार देखें, लगन के अनुसार नहीं, सूर्य के अनुसार नहीं, किसी कोई अन्य ग्रह के अनुसार नहीं। तो चलिए आपको चौघड़िया मुहूर्त की तरफ चलते हैं। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का अवधि बताता है कि कौन सी अवधि शुभकारी है कौन सी अवधि अशुभकारी है, और इसका उपयोग दैनिक कार्यों से लेकर शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वह शुभ काम पूजा पाठ हो या कोई नया काम आरंभ करने जा रहे हैं तब भी इसकी उपयोगिता होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो तो शुभ कार्यों में शुभता लाने हैं तो कम से कम चौघड़िया जरूर दें। संक्षेप में बता दें, कुछ कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और दिन साथ ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8 पहला जो चौघड़िया हुआ करता है प्रतिदिन वही 8वां चौघड़िया हुआ करता है दिन का भी, और रात का जो आरंभ का चौघड़िया है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो इस प्रकार चौघड़िया का संबंध ग्रहों से और ग्रहों का संबंध विभिन्न, चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों का संबंध ग्रहों से, और ग्रहों का संबंध विशेष कार्य करने के लिए जो उपयोगी जो प्रयोजन है वे उसके उनसे संबंध हुआ। इस प्रकार चौघड़िया से हम यह निकाल सकते हैं कि किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त चौघड़िया है। चौघड़िया को देखते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि रात्रि का चौघड़िया या दिन का चौघड़िया अशुभता से तो अधिव्याप्त नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि, तो अशुभता नहीं अधिव्याप्त हो यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ें और अपने कार्यों में शुभता लाएं। तो जब दिन, आज का चौघड़िया देखें, आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया वालबेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया कालबेला से ग्रसित है, राहु काल से ग्रसित उद्वेग चौघड़िया है जो कि संध्या का है। दिन चूंकि रविवार का है तो रविवार का जो चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया है उसी से दिन आरंभ हो रहे हैं, उसी से दिन समाप्त हो रहे हैं। सूर्यास्त शुभ चौघड़िया से शुरू हो रहा है और वही शुभ चौघड़िया से सूर्योदय समाप्त हो रहा है। रात्रि का चौघड़िया आज का काल रात्रि से ग्रसित है,
लाभ चौकड़ी। तो इस प्रकार सभी चौकड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसकी उपयोगिता काफी है। और हमेशा यह देखें कि वार वेला, काल वेला और राहु काल में कोई भी व्यक्ति शुभ काम करने को नहीं ठाने, क्योंकि अशुभता की संभावना हो सकती है। अब आपको हम ले आए हैं अंतिम पड़ाव पर, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन लिखने की संभावना। अंक ज्योतिष में हम जन्म लेते हैं, जन्म के अंकों पर नहीं बैठते और अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम भी अंक को पीछा नहीं छोड़ते। उन्हीं अंकों के साथ साथ हम चलते हैं और उन्हीं अंकों के लिए हम भाग दौड़ भी करते हैं। तो यह अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है, एकल अंक पर काम करता है, सिंगल डिजिट पर काम करता है। और वे अंक है 1 से 9। अब 1 से 9 के अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य में होता है। स्वाभाविक है, ये पांचवा अंक बहुत ही फायदेमंद है, केंद्र का अंक होता है। और पांचवा अंक अपने से पूर्व के अंकों को और बाद के अंकों को संतुलित करता है। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। जब भी कोई कंपाउंड नंबर हमारे समक्ष आता है तो उस कंपाउंड नंबर में, यानी कंपाउंड नंबर वह होता है जिसमें 2 अंक से ज्यादा अंकों का प्रयोग। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम अंक ज्योतिष के अनुसार विवेचना करते हैं। इन अंक, ये अंक जो 1 से 9 अंक हुए, उनके शासक ग्रह होते हैं और वे हैं सूर्य। एक के सूर्य, दूसरे के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। इन ये 1 से 9 अंकों को अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे एक को राजा या सरकार से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चौथे को, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले से, पांच को राजकुमार या कुमार से, छठे 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति से, सात धर्मगुरु या ऐसा व्यक्ति जिसे आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, आठवां शनि जिनके स्वामी हैं, उन वे 8 अंक उनके लिए ज्यादा। 8 अंक को हम इन व्यक्तियों से जानते हैं जो समाज के निम्न वर्ग के लोग होते हैं, हमारे अधीन काम करने वाले लोग होते हैं, नौकर चाकर आदि। और साथ ही ये शनि देव के अधीन। तो 8 अंक वाले वे हुए जो समाज के नीचे तबके के लोग हुए, हमारे अधीन काम करने वाले लोग हुए कार्यालय में। और नौकर चाकर तथा न्यायालय, न्यायाधीश, ये भी 8 में आते हैं। 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। तो ये रहे हमारे 9 अंकों के स्वामी। और 9 अंकों को किस भाषा में जानते हैं, किस बोली से जानते हैं। अब आपके समक्ष आ रहा है अंक ज्योतिष का अंक। कुछ अंक, जो जन्म तिथि का अंक होता है वह स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक को हम फिर अन्य अंकों में विभाजित कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि जातक का जन्म और उसके भविष्य कैसा है। और जब भी हम यह करते हैं तो जब भी जन्म तिथि से एकल अंक का होता है तो उसे कहीं एक ही जगह हम गणना में लेते हैं, बार बार नहीं। किंतु यदि 2 अंक में आया तो कि तिथि और माह 2 अंकों में भी हो सकते हैं, एक अंक में भी हो सकते हैं। तो तिथि जब एक अंक को पाया या तिथि एक अंक में परिवर्तित हुआ और वह तिथि ड्राइवर, पुनः बताया, तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है।
तिथि को जन्म तिथि से तिथि को निकालकर जब हम उसे एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो उसे ड्राइवर कहते हैं, मूलांक कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और तिथि वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं तो भाग्यांक क्या कहता है, कंडक्टर कहलाता है। तो जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए जो ये ड्राइवर है, कंडक्टर है, मूलांक और जो भाग्यांक है उसमें आपस में तालमेल होना चाहिए। और इसके बाद जो हम कोई अंक को जोड़ते हैं अपने क्रियाकलाप से, तो वह इन अंकों के लिए शुभकारी होना चाहिए, मित्र नहीं होना चाहिए। तो ये रहे हमारे आज के ये क्या, स्टैटिक अंक वो होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। डायनेमिक अंक वो होते हैं जिसे हम बनाते हैं और हम बदल सकते हैं आसानी से। तो डायनेमिक अंक का सबसे अच्छा रूप ऐसा व्यक्ति जो अंक को बदलता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने अंकों को बार बार बदलता है, वह उसके लिए शुभकारी नहीं होता। तो डायनेमिक अंक का दूसरा जो डायनेमिक अंक है वह वो अंक है जो हम बनाते हैं। और पहला अंक जो बनता है हमारे लिए, जो जीवन भर कार्य आता है, वह है नाम। नाम का नामांक जो होता है वह हमारे लिए अंक ज्योतिष में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि नामांक यदि जातक का अच्छा नहीं हुआ तो जीवन में बाधाएं आते रहते। तो अंक ज्योतिष के अनुसार आज देखें, जिसका जन्म तिथि है 7/9/1977, इनका जन्म है। और ये इनका नाम है राजेश पायलट, एक पॉलिटिशियन। इनका ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 4 है। और इन जो नामांक है इनका, आप आश्चर्यचकित होंगे, नामांक से आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कंफ्यूज होकर बैठे हैं। चलिए आपको बता दें, नामांक में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं और ये अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है जो आपके समक्ष सारणी में उपलब्ध। तो अंकीय मूल्य जब इनके हो गए तो जो इनके नाम है उनके अल्फाबेट के समक्ष उनके अंकों को हम अल्फा को अंकों में परिवर्तित कर लिखेंगे, फिर जोड़ करेंगे, जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करेंगे। तो एक उदाहरण दिया गया राजेश पायलट का। इनका पहला नाम का अक्षर जो है वह राजेश, जो कि 8 अंक दे रहा है। यह इनके लिए शुभकारी नहीं है, क्योंकि यह 8 अंक देने से 7 अंक का जो शत्रु बनता हो वह इनके लिए शुभ उपयोगी नहीं। अब आप देखें अंकों का दुश्मन, मूलांक और भाग्यांक वालों का अंक का दुश्मन। तो 7 अंक के 7 मूलांक है, 4 भाग्यांक है, दोनों आपस में मिलते। किंतु किंतु मूलांक 7 का के लिए 8 तो जरूर मित्र है, लेकिन 4 जो भाग्यांक है उसके लिए 8 शत्रु अंक। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंक ऐसे हों जो हमारे लिए लाभकारी। वही इनका नाम 2 से शुरू हो रहा है, जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि नाम की पहली एनर्जी जातक को बहुत प्रभाव डालती है। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं आज का अंक ज्योतिष के अनुसार क्या ऐसा दिन रहने की संभावना है। आज का दिनांक 7/9/2025, मूलांक 7, भाग्यांक 7। यहाँ आपको कल भी हमने बताया था, हम बताते आ रहे हैं कि सितंबर 2025 में जो भी जातक जन्म लिए हैं या लेंगे, उन सब का, पुनः बता दें, सितंबर 2025 उन सब का मूलांक भाग्यांक एक ही होगा, यह पक्का है। यानी आज का
मूलांक और भाग्यांक 7 है। अब 7 अंक को देखें, किन से दोस्ती है, किन से दुश्मनी। तो 7 अंक का आप देखें, मित्रता बहुत कम है, तटस्थता सूर्य के पहला अंक के साथ, दूसरे अंक के साथ, फिर 4 अंक के साथ, 5 अंक के साथ, 6 और 8 अंक के साथ। किंतु 7 खुद 7 को शत्रु मानता है, और 7 और 9 आपस में शत्रु। उसी तरह 7 और 3 आपस में शत्रु। तो शत्रु जब भी रहे तो 3 वैसे जातक का जिनका जन्म मूलांक वो रहा हो, जैसे उदाहरण स्वरूप यदि आज करते हैं तो 3 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 3 12 21 30 को है किसी भी माह का, 7 मूलांक वाले 7 16 25 है किसी भी माह का, 9 मूलांक वाले 9 18 27 है किसी भी माह का, तो ऐसे जातक पर सावधान। शेष जातक एंजॉय करें दिन को, दिन आज अच्छा होने की संभावना। तो हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को हमने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाया। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर पोस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। आज का दिन रविवार है, छुट्टी का दिन है, सूर्य का दिन है। सूर्य देव की आराधना करते हुए आप आराम करें। आपका दिन शुभ हो और सूर्य देव की कृपा पर बनी है। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्य देव।